तो दोस्तों फाइनली आज राजस्थान के अंदर चुनाव हो गए हैं। दूसरा चरण था और दूसरा चरण आज पूरा हो गया है। अभी करीब 6:30 बजने को हैं और 6:30 बजे मैं अभी आपके सामने आ रहा हूँ। राजस्थान में दूसरे चरण को देखते हुए क्या लगता है? वैसे अभी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आया नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक जो राजस्थान के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो 60% भी अभी शायद नहीं हुआ है। और अगर मान लो 60 ये वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं ज़्यादा होता है तो काफ़ी कुछ गणित इधर से उधर होगी, काफ़ी कुछ बदलेंगी, काफ़ी कुछ जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनमें कड़ी टक्कर बताई जाएगी और बहुत सारे इतने समीकरण हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कुछ कहता है। अगर मान लो पहले ये कहा जाता था कि अगर मान लो हाई वोटिंग परसेंटेज होता है तो जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ वोटिंग की जाती है और कम परसेंटेज होता है तो जो सरकार मौजूदा सरकार है वो वापस आती है। लेकिन पिछले कुछ दशक से सारे के सारे समीकरण चेंज हो गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर मान लो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो सत्ताधारी जो पार्टी है उसको वो वापस सत्ता में आएगी, या ये भी नहीं कह सकते कि वोटिंग परसेंटेज अगर मान लो कम है तो विपक्ष आएगा। कुछ भी हो सकता है। अभी तो हाल ये हैं कि क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछले 2014 के अंदर देखा, 2019 के अंदर देखा, 2014 के अंदर मोदी लहर थी, 2014-19 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी ये माना जा सकता था कि कहीं ना कहीं मोदी लहर है। लेकिन इस बार जो ये चुनाव हुए हैं इसमें किसी की लहर, यहाँ तक कि मोदी की लहर भी कहीं काम नहीं आई। जो मोदी के भाषणों का और ये जो इम्पैक्ट होता है वो भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही पहले फेज की जैसे ही वोटिंग होती है और जैसे ही लगता है भाजपा को लगा कि हमारी कुर्सी हिलने लगी तो मोदी जी जो अपना पुराना राग है मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या वो लेकर के आ गए, जो हो सकता है कि ये इतना कुछ कहने पे उनको वोट दिए भी जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर जनता समझदार हो गई है, अब वो सब समझने लग गई है तो वो वोट ना भी दे। तो बहुत सारे समीकरण हैं। लेकिन इस बार विपक्ष न तो 2014 जैसा है और ना ही 2019 जैसा है। भाजपा ने सोचा था कि राम मंदिर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और बिना कुछ करे जो राम मंदिर की स्थापना हुई थी और वो राम मंदिर बना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ तक कि उन्होंने जब ये देखा कि राम मंदिर का जो मास्टर स्ट्रोक है वो नहीं चला तो उन्होंने सीए की घोषणा कर दी और सीए लागू कर दिया। उसमें भी जब ये लागू कर दिया तो उसमें भी देखा कि कहीं से भी किसी का विरोध नहीं आया, कहीं न तो कोई मुस्लिम, क्योंकि होना ये चाहिए था। उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था कि जिस तरीके से पहले जब सीए की घोषणा हुई थी तब पूरे देश के मुसलमानों ने इसका विरोध किया था और शाहीन बाग का आंदोलन तो सबको याद ही है, पूरे देश विदेश के अंदर मशहूर हुआ था। इस बार फिर इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि शायद है कि जैसे ही सीए लागू करेंगे तो पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो एक तरीके से पूरे लामबंद हो जाएंगे और लामबंद होने के बाद में ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और इन विरोध प्रदर्शन का इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ध्रुवीकरण हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, एक कहती है तुष्टीकरण करते हैं, एक कहते हैं ध्रुवीकरण करते हैं, बात एक ही है, बात हिंदू और मुसलमानों से ही जुड़ी हुई है। तो बहरहाल
जब ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा को ऐसा लगता है कि उनको फ़ायदा होता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि फ़ायदा हुआ भी है। 2014 में तो बहुत अच्छा खासा हुआ, 2019 में भी काफ़ी अच्छा हुआ, और इस बार भी अगर मान लो ये CAA का ये अगर काम करता तो इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, पहले फेज़ की वोटिंग हुई, अब ये दूसरे फेज़ की जो वोटिंग हुई, इसके अंदर भी जो आशा थी, ऐसा कुछ अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। आगे कुछ कह नहीं सकते। राजस्थान की 25 सीटें हैं। राजस्थान की 25 में से 25 भाजपा के पास में है। अगर मान लो एक का भी नुकसान होता है तो वो भाजपा का ही होगा। मतलब जितने भी ये जो राज्य हैं, चाहे उत्तर भारत के ये सारे के सारे ले लो, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, गुजरात ले लो, ये बिहार, यूपी, यहाँ पे जो भाजपा है वो भाजपा की सीटें 100% ही मानो 90 या 95% होंगी, जिसमें 2-4 कहीं इधर उधर हो तो अब जो भी नुकसान होना है वो भाजपा को ही होना है। जो दूसरी पार्टी है उनके पास में तो जेब में कुछ माल है नहीं, तो जितना भी उनके पास में माल आए तो वो उन्हीं का होगा। अब राजस्थान के अंदर ये बताया जा रहा है कि कम से कम जो कांग्रेस है, कांग्रेस के खाते के अंदर 7-8 सीटें आ रही है। 7-8 नहीं भी माने, और अगर 5 भी माने तो ये 5 भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान है। जो 400 पार की जो भाजपा ने जो गणित लगा रखी है, वो मुझे नहीं लगता कि इन राज्यों से एक सीट भी अगर मान लो किसी विपक्ष की खाते में गई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और दिल्ली और पंजाब की तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो पूरा के पूरा भाजपा के अगेंस्ट बना हुआ है। केजरीवाल के जिसको और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जिस तरीके से जेल के अंदर डाल रखा है, वो कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और गलत इम्पैक्ट के साथ में जो मतलब आम जनता है, आम जनता के अंदर ये मैसेज गया है कि भाजपा कहीं ना कहीं जाति कर रही है। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ में जाति कर रही है। और पंजाब के अंदर तो दोनों वजह हैं, चाहे वो आप पार्टी के नेताओं को जेल में डालने वाली बात हो, या फिर किसान आंदोलन वाली बात हो, तो वहाँ पे भाजपा का काफ़ी बड़ा नुकसान है। और ये ही बड़ा नुकसान हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जितने भी जो समीकरण बन रहे हैं, तो ये जो एक 400 पार का नारा है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि ये वो 15 लाख वाला जुमला है। अगर मान लो ऐसा हुआ, और जिस तरीके के जो सामने आ रहे हैं, तो जो राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा को 150 सीटें भी नहीं आ रही हैं, 200 भी नहीं आ रही हैं, तो कहीं उनका ये कथन सही नहीं हो जाए। आज काफ़ी करीब 80-81 जगह वोटिंग थी सेकेंड फेज की। अब देखते हैं कितने परसेंटेज वोट हुआ है, कहाँ कहाँ पे कितना हुआ है। महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट आ रही है, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में आप अभी जो लास्ट राहुल गांधी और इनकी इंडिया गठबंधन की जो सभा हुई थी, उसके अंदर जो राहुल का भाषण था और वो जो वहाँ पर जो भीड़ थी, मेरे ख्याल से अगर ऐसी भीड़ किसी भी मोदी की किसी सभा के अंदर नहीं देखी गई। अगर मान लो ये भीड़ किसी मोदी की सभा के अंदर अगर देखी जाती, पीएम मोदी की सभा के अंदर अगर देखी जाती, इतनी भीड़ होती, तो मेरे ख्याल से जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया 8 दिन तक उस भीड़ के ऊपर बहस करता। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने एक मंगल सूत्र वाला ऐसे ही फ्लूक दे दिया, क्योंकि उनको कुछ लगा नहीं और उन्होंने उसमें से निकाल के मंगल सूत्र बेच देंगे वगैरह वगैरह, तो बिना उसकी सच्चाई जांचे, और जिस तरीके से मीडिया वो मंगल सूत्र वाले जुमले के पीछे पड़ गया है और उसी पे बहस करने लगे। मतलब कोई लेना देना नहीं है। पहले फेज के पहले क्या था? मटन था, मछली था, आप उस पे साहब बहस कर रहे हैं। जो जनता के
जो मेन मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे तो साहब आपने कहीं ताक पे रख दिए, कहीं मटन पे बहस कर रहे हैं, कहीं मछली पे बहस कर रहे हैं। अब आ गए कि आपकी संपत्ति बेच देंगे, मुसलमानों को बेच देंगे, घुसपैठियों को बेच देंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बेच देंगे। तो वो एक तरीके से हिंदू मुसलमान की ही ये जो ध्रुवीकरण है वही उसी को करने की बात हुई है, और उसी पे गोदी मीडिया को टर्न कर दिया गया है कि भैया तुमको इसी पे बहस करनी है। और गोदी मीडिया एक बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, जैसे आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, बिल्कुल, और हेड मास्टर डंडा लेके खड़ा हो जाता है कि हाँ अब तुमको ये काम करना है, तो उसी तरीके से गोदी मीडिया काम कर रहा है। ज़मीन पे जाके उसको जो सच्चाई बतानी चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ है कि जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, वो मैनिफेस्टो आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो पे और अपना जो घोषणा पत्र था उसको तो भूल गए, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वो चर्चा कर रहे हैं। अब वो झूठ कर रहे हैं सच कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जब पूरे देश में जब अगर मान लो किसी मैनिफेस्टो पे चर्चा होने लग जाए और कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर ये है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर ये है, तो फिर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके मन में आएगा यार इस मैनिफेस्टो में कुछ तो होगा। और अगर उसने वो मैनिफेस्टो पढ़ लिया तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी जो झूठे दावे हैं उस मैनिफेस्टो को लेकर किए गए हैं वो पूरे के पूरे धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि वो मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई ये जो मैनिफेस्टो है ये मुस्लिम लीग का है या मुस्लिम लीग जैसा है, जबकि वो मैनिफेस्टो 40-48 पेज का है, मैंने देखा है, और उसके अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह एक शब्द मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से हिंदू भी नहीं लिखा हुआ है, या किसी और धर्म के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। जो अलग अलग महिलाओं के बारे में है, बच्चों के बारे में है, बूढ़ों के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, ये सारे अभी मेरे पास में पढ़ा हुआ नहीं है, वरना मैं आपको पूरे मैनिफेस्टो के हर पेज पे बता देता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हर पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके के दावे कर रहे हैं वो एक बहुत ही मतलब बचकाने से हैं कि जहाँ वो कहते हैं ना कि जहाँ पानी नहीं मिले कीचड़ भी नहीं मिले, समथिंग ऐसा जो होता है, तो ये वही वाली बात है कि वो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि मतलब दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। मंगलसूत्र छीन कर भाग जाएंगे या लेके भाग जाएंगे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि सारा हक अल्पसंख्यकों का है या इनका है उनका है। आप इन सारे जो पुराने बयान हैं या ऐसे हैं उनको तोड़ मरोड़ के आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे या कब तक लोगों को इस तरीके से बरगलाओगे। आप अगर मान लो आप जितना कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हो, अगर आप अपने ही मैनिफेस्टो पे बात करते या अपनी ही 10 साल की उपलब्धियों के बारे में बताते, जो भी आपने किया है, चाहे वो किसी भी मामले में किया, उसके बारे में भी अगर मान लो आपने बताते तो काफ़ी होता। लेकिन आपने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक तरीके से हिट कर दिया। रही सही कसर आपने मुसलमान और राम मंदिर और ये सब करके पूरा कर दिया। क्योंकि चुनाव आयोग भले कहता है कि आपको धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ये विपक्ष के ऊपर लागू होती हैं। अगर मान लो आपने मैंने अभी कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था कि अगर आप सिख हो और आपने सिखों से अगर ये कहा कि आप मेरे धर्म के हो और मुझे वोट करो, तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा या आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आप मुसलमान हो और आपने मुसलमानों से कहा कि मुसलमान मुझे वोट करें, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। आप ईसाई हो और अगर आपने कहा कि आप मुझे वोट करें, ईसाई लोग मुझे वोट करें, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी हिंदू हैं और अगर वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप मुझे वोट करो या किसी भी तरीके से वो करेंगे, तो वो चुनाव आयोग उसको नहीं देखेगा। और ये बात मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
नोटिस भी अभी आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये मुस्लिम वाला घुसपैठिए वाला और मंगलसूत्र वाला जो बयान दिया था बांसवाड़ा के अंदर, वो जो बयान दिया था उस बयान को लेके और कांग्रेस इसमें चुनाव आयोग में गई। तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस किसको दिया? नोटिस उन्होंने जेपी नड्डा को दिया, उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। तो चुनाव आयोग आप देखिए कि कितना डरता है। बाकी आपने सुना होगा कि इन लोगों ने, इसने ऐसा बोला तो उसको नोटिस दिया, इसने ऐसा बोला तो उसको, सीधे कैंडिडेट को नोटिस देते हैं। लेकिन यहाँ तो साहब साहेब हैं, अब इनको तो कैसे ही कोई नोटिस दे देगा। तो बहरहाल ये सारी चर्चाएं तो वक्त वक्त पे हम करते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो आप कौन से क्षेत्र से हो, आपके यहाँ पर कौन उम्मीदवार है, आपके यहाँ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई और वहाँ से कौन आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरीके की चर्चा हम करते रहेंगे और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।